नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपनी स्टडी जो होती है उस हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को आप डिसीजन ले लें। तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मैं अपनी जर्नी को धीरे धीरे करके कभी कभी शेयर करता हूँ, तो उसी का एक पार्ट है। एक क्वेश्चन हुआ कि सर, मैंने बोला ना कि मैं किस तरह से अप्रोच मेरा क्या रहता है, कि जैसे अभी एक आज कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेंगे। मेरे पास पहले से भी है और उसमें क्या दिखाई पड़ता है, क्या कुछ है। तो ये कंपनी है जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी गिरा है टॉप से काफ़ी, और स्मॉल कैप में है। 12,500 करोड़ का इसमें मार्केट कैप आपको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे आप इवेंट्स में अगर हम जाएंगे, जस्ट ऐसे आउटलुक देख लेते हैं कि क्या कुछ किया कंपनी ने, क्या कुछ फ्यूचर है, क्या किस तरह। काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। बट जैसे अपने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे हम लोग चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। और मैं अपने अक्सर डालता रहता हूँ कि क्या कुछ बाय किया, क्या कुछ सेल किया। आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों सेल कर दिया, इसके तो फंडामेंटल्स ठीक हैं, यहाँ पे क्यों निकाल दी। कोई चीज़ मैंने जैसे सेल कर दी तो ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम है, तब तो जस्टिफाइड है। लेकिन कोई ठीक सी चीज़ भी है तो वो पोर्टफोलियो से क्यों निकाल दी, नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा क्यों हैं, और क्या कुछ है। मैंने आपको बताया कि मैं अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से चलता हूँ। आप लोगों को थोड़ा रिप्लाई दे दूँ उस चीज़ का, कि आपने देखा होगा कि मेरा जो बाइंग स्ट्रेटेजी है, पहली बात तो पोर्टफोलियो के हिसाब से चलता है कि भाई मेरे को अपना पर मंथ का जो एक अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली वो मेरा लगना होता है। ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं होती है, बट एवरेज में उतना लगना होता है। डिपेंड ऑन माई, उसमें छोटा मोटा टॉलरेंस मैं ले लेता हूँ, 10% 20% ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब मेरे पास फंड्स ख़त्म होगा, अब जैसे मार्केट देख रहे हो, मार्केट तो पिछले एक साल से मौका दे रहा है आपको। सितंबर 2024 में जो हाईएस्ट बना था, उसके बाद से तो मौका मिल ही रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं, 2-1 महीने में ग्रीन दिखाई भी पड़े आपको। लेकिन लगातार जो डिप मिलती जा रही हैं, 1-1 लाख करोड़ के माल उन्होंने 1-1 महीने में भी निकाला जब स्टार्टिंग में सेलिंग करी है। और बीच में थोड़ा सा गर्मियों के टाइम पे जाके अपना थोड़ा सा उन्होंने स्टेबल भी करा, उसके बाद फिर वही सिचुएशन है और मार्केट कंसोलिडेशन के लेवल पे। जबकि वेयरएज डीआईज ने उसके एवज में उनसे ज़्यादा बाइंग की, जितना उन्होंने सेल किया उससे ज़्यादा बाइंग की, बट मार्केट को बूम नहीं दे पाए, क्योंकि डीआईज की बाइंग का अपना एक तरीका अलग है, और जो कि मतलब म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक अलग लेवल है। दूसरा ये है कि हमें, अभी आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि लोग अपनी एनर्जी को, देखो थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो, क्योंकि पता नहीं, मैं जब चीज़ें बताने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के समक्ष ला के रख दूँ। अब कौन पूरा देखता है तो उसी को थोड़ा फ़ायदा निकलेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, अगर इंटरलिंक हो, अगर आप मेरे वीडियोज़ को कंसिस्टेंटी के साथ में फॉलो करते हो। रिक्वेस्ट आपसे है, लाइक ज़रूर करिएगा। 50 लाइक शायद अभी पूरे नहीं हुए, मैं देख लेता हूँ, पुराना वाला वीडियो शायद उसमें हो भी गए हों, मैं उसमें देख नहीं पाया। बट रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उससे जो है कि काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, तो मैं हम बात कर रहा था कि मार्केट में अभी आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं और दिखाई जा रही हैं कि भाई मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा, मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया, ट्रंप आएंगे तो ये होगा, ट्रंप जाएंगे, मतलब ट्रंप, अरे भाई ट्रंप को 1 साल हो गया, गोइंग टू बी, ठीक है। वो अपने टैरिफ से इधर उधर, ये वो, उधर लड़ाई, इधर ये, मतलब नॉट ओनली बाई हिम, दूसरी चीज़ें भी चलती रहीं। इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ लग गया, और ये हो गया, वो हो गया। क्या हुआ? डिप देखो मिली, बार बार मिली, कंसोलिडेशन मिला, मार्केट ऊपर गया, फिर वहां से रेजिस्टेंस नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये क्या है? ये कि फेज है, कंसोलिडेशन का फेज है। इस फेज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। अच्छा, फिर ये मैं ये कहूँ कि नहीं ठीक है, जैसे वॉरेन बफेट साहब ने एक ह्यूज कैश पे बैठे हैं, वो अपने पैरामीटर्स के, अरे भाई उन्होंने वो भाई भगवान है स्टॉक मार्केट के, उन्होंने जो कर लिया, देवता हो गए भाई, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। अब वो आज कैश पे बैठे हैं, पूरा बाय कर लें, उन्हें कोई आज अपने आप के लिए सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है उन्हें,
ठीक है, तो उनके हिसाब से चलना। आपने कमाई नहीं 2 रुपए और आप जो है वरुण बफे साहब को फॉलो करना चाह रहे हो। आपका पोर्टफोलियो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, और आप जो सोच रहे हो कि नहीं उन्होंने $1 मिलियन को जो है सेल करके अपना जो चीज़ें की हैं और आप जो है 2 लाख का। अरे भाई, आपको अभी आपको अंकुरित नहीं हुए स्टॉक मार्केट में। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाए कि नहीं यार मार्केट गिरेगा, मैं बेच लेता हूँ। अरे भैया, मार्केट को प्रिडिक्ट करो ही मत, टाइम करो ही मत। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा वाली बात अगर कहते हैं कि मान ली देखो यार, हमने रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने उसमें लिखा था, उसमें बोला था और ये था और वो था, और अगर हो गया बाई द चांस, कुछ भी तो होने को कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। किसी भी कारणवश अगर होता है कुछ, तो वो तो होता ही है, वो तो आगे भी होगा। आज नहीं गिरा, मान के चलो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आने वाले समय में क्या मार्केट कभी गिरेगा? नहीं, गिरता है, मार्केट गिरेगा। लेकिन यह बात है कि वापस मार्केट दुगनी रफ्तार से आता है, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें कोई आपको उठते हुए मार्केट में भी खराब कंपनी पकड़ लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। और गिर गया मार्केट, लेकिन कंपनी आपने अच्छी पकड़ रखी है, जो बिजनेस आपने ठीक पकड़ रखा है, तो पैसा बन के रहेगा। मान के चलो आप नहीं बेच पाए, आप ट्रेडिंग करने थोड़ी ना आए हो, आपने कोई अच्छी कंपनी पकड़ी और मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो खराब हो गया, आपने वो कंपनी बाय की थी, आपके कुछ प्रॉफिट्स भी बन गए थे, ये अच्छी कंपनी, फंडामेंटल सब कुछ आपने ठीक बाय कर लिया था। मैंने बोला ना, शेयर का बॉटम और शेयर का पीक, ऐसे ही मार्केट का बॉटम, मार्केट का पीक, ये हम एक प्रोबेबिलिटी पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो यहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बेटर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या कि भाई मान के चलो अगले रिजल्ट्स खराब आ गए, तो वही प्राइस उसका पी हाई कर देगा, मतलब कि ये महंगा हो गया, इसने ये प्रॉफिट्स नहीं निकाल के दिए, महंगा हो गया। कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया, कंपनी भाई फायदा नुकसान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब मान के चलो 500 का प्राइस था और वहां पे मार्केट ने जो अगले रिजल्ट्स थे पिछले बार के कंपेयर में खराब दे दिए। अब वो रिजल्ट्स अगर खराब हो गए तो वही प्राइस उसको हाई पी दिखा देगा, और अगर मार्केट ने मतलब कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे दे दिए तो वही प्राइस आपके उसको मतलब जो है कि डाउन दिखा देगा, कि 500 का भी वो सस्ता दिखाई पड़ेगा। यही तो रिलेशन है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अब क्यों प्रॉफिट्स कम आए या ज्यादा आए, क्या हुआ, वो हम कॉन कॉल में या सेक्टर वाइज या उसको बार बार जब हम चीज़ों के साथ में दोस्ती करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हाँ भाई ये है फ्यूचर। हमें उससे प्रिडिक्शन एक लगभग प्रोबेबिलिटी एक दिखाई पड़ती है और उसी तरह से अप्रोच होता है। तो तभी मैंने बोला कि अगर कोई कंपनी समझ आ गई, फ्रॉड के चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चीज़ें सही हैं, लास्ट हिस्ट्री सही है, और आप पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो उसमें एंट्री बनती है। अब जैसे ये कंपनी है, अब इसने देख सकते हो पुराना अगर देखा जाए डिविडेंड भी दे रही है, स्प्लिट दिया है, यहाँ डिविडेंड मिला है और यहाँ डिविडेंड, और ऐसा नहीं कि मेरी नज़र में ये पहले से नहीं थी। और ये बोनस जब इशू किया तो रॉकेट बना था शेयर, और उसके बाद मुझे पता था कि भाई, मैंने कहा कंपनी ठीक है, बढ़िया है, और बोनस, और उसके वजह से भी क्या होता है, स्प्लिट बोनस वगैरह की वजह से या डिविडेंड की वजह से क्या होता है कि प्रोमोटर्स या ऑपरेटर्स प्रोमोटर्स कह रहा हूँ, ऑपरेटर्स वगैरह या कुछ इसमें हाइप होती है। अच्छी कंपनी भी हो चाहे वो खराब हो, लेकिन अच्छी कंपनी है तो उसमें हाइप होती है। हाइप होगी, उसके बाद में जिनका अपना अपना प्रॉफिट्स हो गया और फिर उसके बाद सेल होती है। हालांकि इसकी वजह से खरीदना नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर वो मौका देती है। अब वो मौका आप तो सस्ता कौन नहीं लेना चाहता, सब लेना चाहते, बोले कंपनी अच्छी है सब कुछ है, मैंने नहीं लिया लेकिन मुझे लेना है और मैं इसे बॉटम पे लेने की कोशिश करता हूं, और इतने रुपए तक के लिए मैं इसमें क्वालिफाइड फील करता हूं कि हाँ भैया अपना इतना स्टेक तक मैं पैसा इसमें लगा सकता हूं। अब वो आपके एक डिसीजन के हिसाब से या आपके चार्ट के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से आपने एक प्राइस नोटिस करा और आपने अप्रोच किया, और अपने आप को गलत भी मान के चलना है, तभी तो जीत होगी भाई। आप अगर अपने आप को मान के चलोगे क्योंकि मार्केट सही है, स्टॉक मार्केट सही है, आप गलत हो सकते हो, मार्केट कभी गलत नहीं होता है। आपने सोचा कि भाई इसको मैं 500 पे पकड़ूंगा, यार ये 800 चला गया था, 700 चला गया था, वो अगर स्मॉल कैप है या मिड कैप है तो उसके हिसाब से आपको क्या लगेगा कि हाँ भैया ये नीचे गया था या ऊपर गया था। आपने 500 का सोचा या वो 500 से 505 पे आके वापस चला गया तो आपके यहाँ से छूट भी गया। तो ऐसा जब आप काफ़ी कंपनीज में रहते हो तो कुछ मिली कुछ नहीं मिली, लेकिन आपकी अगर स्टडी सही है तो चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, फिर मान के चलो आपने सोचा 500 और 500 जो है 500 पे आपने स्टेक ले लिया। अब मैंने ले लिया, मैं तो बॉटम समझ रहा कि 500 भाई अगर मुझे पता हो कि ये 450 भी आएगा, क्योंकि
तो हम 450 पे लेंगे। लेकिन मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी को देखा कि भाई मुझे इसमें एंट्री भी बनानी है, आने को ये मुझे 500 का एक लेवल दिखाई पड़ रहा है, और 500 से ये जो है 450 भी जा सकता है, तो मुझे उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर मैं इसमें 50,000 रुपये तक लगाने की सोच रहा हूँ तो ठीक है भाई, मैंने आज जो है इसमें लगा दिया, 500 पे आ गया, मैंने लगा दिया, वो शेयर वहाँ से 500 पे ही रहा, फिर वो वहाँ से 550 बन गया, तो आपके पैसे बन गए। तो आपने यार देखो मैं कितना सही गया और चीज़ें सही है, ऊपर गया 575, बोले ठीक है प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना। अरे भाई आप अपने हिसाब से सोचो, पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो मैंने तो वहाँ पे फिर वो उसके बाद नीचे आया तो बोले यार बुक कर लेते, ऐसे करके तो आप नहीं बन पाओगे। लेकिन आप उसमें ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैंने 500 पे इतना स्टेक लिया, 50,000 रुपये लगाए, आगे के 50,000 रुपये मुझे और लगाने हैं इसमें, अगर ये मुझे मौका देता रहा तो। कैसे लगाने, मैंने बोला ना कि एवरेज, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 450 जाएगा, 430 जाएगा, 400 जाएगा, या 380 385 जाएगा, वो एक अलग सिनेरियो है। आप अपने आप को गलत मान के चलेंगे तभी जाके चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये अभी 8 नवंबर को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और शेयर नीचे आया, 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यानी कंपनी की एक सेफ्टी दिखाई भी पड़ती है, स्मॉल कैप भले ही दिखाई पड़ा है। मैं अपनी स्थिति थोड़ी अगर बताना चाहूँ तो इसमें जो है मैंने आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे फरवरी में इसमें जो है बोनस आया, तो मैंने बोला उसके बाद ये गिरता है, क्योंकि जनरली मैंने बहुत सारे पैटर्न उसको देखा, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ ठीक है। मैंने इस शेयर में उससे ऐसा नहीं, वॉच लिस्ट में उससे पहले की स्टडी, और उसके बाद फिर मैंने अप्रैल में मौका मुझे लगा भाई, फरवरी में आया, उसके बाद इस मतलब जो बोनस आया, बोनस के बाद में शेयर तो बूम होता ही है, उसके बाद फिर जो है जिनके प्रॉफिट्स होते हैं अपने, कुछ लोग निकल जाते हैं, उसके बाद फिर मौका दे। तो मुझे अप्रैल में मुझे दिखाई पड़ा कि शेयर जो है लगभग देख सकते हो आप 540 के और के रेट से 1 शेयर, 5 शेयर, 6 शेयर, 10 शेयर, 10 10 1 10 और 10 ऐसे करते हुए देख सकते हो प्राइस नीचे जा रहा है, 530 529 525 22 24 11 507, देन 501 501 500 500 1 शेयर, 2 शेयर, 490 490 488 484 494 491 498 490 490। देख सकते हो ये अप्रैल से कहानी चलती जा रही, जून वगैरह आप देख रहे हो, और आज भी इसमें शेयर में धीरे धीरे, और ऐसा नहीं है कि मेरे लेने के बाद इसमें मेरा पैसा नहीं बना, अच्छा खासा पैसा बना, लेकिन मुझे मेरे पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड नहीं थी प्रॉफिट बुक करने के लिए, मैंने नहीं किया। अब जैसे यहाँ पे अब 484 485 या 481, और जैसे देख सकते हो कि नीचे 475 और 486 465 464, 4 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 1 शेयर, जो जैसा हो, और देख सकते हो 430 पे ये लास्ट मैंने जो है इसमें स्टेक लिया, और टोटल जो क्वांटिटी आप दिखाई पड़ रहा है कि इतना करने के बाद भी, यानी इसमें मैंने बड़ी क्वांटिटी उठाई नहीं, मैंने 10 1 2 मतलब ह्यूज क्वांटिटी एक साथ जो मैं अक्सर करके लेता हूँ, मैंने उस तरह से भी नहीं किया, और देख सकते हो धीरे धीरे 10 5 6 2 10 10 ऐसे करके मैंने जो है अपने स्टेक्स को किया, और करते ठीक है। और देख सकते हो कि ये मेरा प्राइस जो है लगभग 540 से चालू हुआ, और धीरे धीरे करके जो है 10 शेयर, दो यहाँ पे जरूर मैंने ये देख सकते हो कि 20 क्वांटिटी है, 17 क्वांटिटी है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ 20 है, तो डिपेंड ऑन द फंड्स, और जो भी है मुझे ये 16 क्वांटिटी 4, और इस तरह से मैंने अपनी 10 क्वांटिटी वगैरह ऐसे करके मैंने मतलब बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी बड़े एकदम से नहीं लगाई, 16 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी बीच में जब मौका मिला लगाई। आज भी इसमें स्टेक्स को ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब हर मंथ का जो अगले महीने के फंड्स हैं वो आएंगे। अब ये कंपनी मौका दे रही है, दूसरी दे रही है, तीसरी भी दे रही है, उनमें से बार बार स्टडी करके किस में स्टेक्स कम है, कौन ज़्यादा मौका दे रही, कहाँ कितना क्या, तो आप देखते हो मेरे पैसे इसमें धीरे धीरे चीज़ों में लगते रहते हैं, ठीक है, इसी तरह से मेरा, और फिर वो बाद में काम करने लगता। अच्छा ठीक है, अब आने को ये अभी जो है 419 का प्राइस आप देख रहे हो, और मेरा जो प्राइस है लगभग 4922 का एवरेज प्राइस बैठ रहा है, क्वांटिटी 513 हो गई, और बाद में 3 क्वांटिटी और, तो 516 क्वांटिटी हो गई। अब मैं इसमें मान के चलो लगभग इतना इन्वेस्टेड अमाउंट है, अब मैं इसमें 1000 क्वांटिटी तक के लिए भी रेडी फील कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कल ले लूँगा? नहीं भाई, ठीक है, अगर मार्केट मौका देता रहा, कंपनी में कोई इंटरनल दिक्कत नहीं आई, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि भाई हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बहुत अच्छा कुछ खास पैसा ना बना के दे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे मान के चलो कल को 3 लाख रुपए लग गए, 4 लाख तक भी पहुंचा लिए, लेकिन वो पहुंचा लेने में समय तो लगेगा ना।
आगे आने वाले महीनों में अगर ये इसी तरह कंसोलिडेशन या हल्की फुल्की गिरावट या उन लेवल्स पे दिखाई पड़ती रही, कहीं तो सपोर्ट लगेगा, वो हमें नहीं पता। मार्केट में क्या कुछ प्रिडिक्शन बैठ रही किसके हिसाब से, वो ठीक है, और तो वो उसमें लगता रहेगा। और जब अगर कंपनी सही है, आपने पढ़ लिया, आगे प्रोजेक्शन पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, तो फिर वो रिटर्न बनने लगता है, सपोर्ट देने लगता है पोर्टफोलियो को और आगे बढ़ने लगता है। अच्छा, अब एक बात कि जैसे कहा, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर आप कभी कभी किसी किसी कंपनी प्रॉफिट बुक कर देते हो। हालांकि ये देखो मैं न्यूज़ कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मेरी बात को समझ पाएंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। कि आपने एक आरबीजेड, मैंने आरबीजेड ज्वेल बेच दिया, देन छोटी क्वांटिटीज़ हैं, 15,000 हैं, किसी में 20,000 25,000 लगे हैं, बन गया 15% 18%। नंबर ऑफ कंपनीज बहुत सारी हैं ना मेरे पास, अच्छी हैं फंडामेंटली, एक आध दो खराब भी होंगे, हाँ फ्रॉड वाली जो होंगे उन्हें मैं निकल जाता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे जो भी हो। तो कोई मौके पे मिली, मैंने ले ली। अब वो 6 महीने में, कभी कोई साल भर में पैसा बनाया, मैंने नहीं प्रॉफिट बुक किया, वापस वो फिर रेड में आ गई, तो मुझे लगा, फिर मैंने देखा कि नहीं सही है, ज़्यादा कुछ करेक्शन के लेवल पे दिखाई पड़ रही है पोर्टफोलियो के हिसाब से और फंड्स हैं, तो मैंने उसमें स्टेक्स ले ली कि भाई ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, तो मैंने ठीक है डाल लिया। अब अगर लग रहा है कि नहीं भाई, अच्छा ठीक है, जब इतने सारे स्टॉक्स हैं तो कुछ स्टॉक्स आपके पास, मान के चलो मैं 50,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़ लेके आया मंथ में, मैंने इन्वेस्टिंग की। अब मुझे रेलवे की भी कंपनी मौका दे रही, मुझे आईटी की कंपनी मौका दे रही, मुझे ये भी कंपनी मौका दे रही, मुझे केबल्स की कंपनी मौका दे रही, तो क्या करूँगा भाई, मेरे अगर मान के चलो 40,000 है, तो आप किस में कितना स्टिक लगा है, किसको कितने तक बढ़ाना है, कितना कहाँ पे आपको प्रोजेक्शन है, कौन ज़्यादा मौका दे रहा है, और क्या प्रोबेबिलिटी आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बैठ रही है, तो आप एवरेज करते हो। आपने देखा होगा 1-1-2-2 1-1-2-2 1-1-2-2 करके स्टेक्स को एवरेज आउट करता हूँ। अब अगर वो फंड्स भी लग गए और मौका मिल रहा है, चीज़ें हैं, तब लगता है कि नहीं यार, ये जो मौका मिल रहा है, बाकी जो जिन, जैसे अभी इसी कंपनी की मैंने बात करी कि ये अभी दिखाई पड़ रहा है आपको कि ये 413 उसके आसपास तक आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये 400 को तोड़ के 385-86 का एक सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ता है अगर इसके चार्ट को लेवल देखो जाकर। हालांकि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं लंबे समय में, तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भैया ये 311 तक भी हालांकि डिप दिया है, लेकिन जब ये बाउंस बैक किया था उसके बाद यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल मेरे को दिखाई पड़ता है। हालांकि मार्केट में कोई भी चीज़, अब यहाँ देख सकते हो, इसको रेस्पेक्ट किया बहुत एक लंबे समय से। यहाँ से देखा जाए कि ये एक मार्च 2025 से लेके और ये लगातार ये कब तक, यहाँ तक, मतलब अभी पिछले कुछ समय तक 17 अक्टूबर तक ये उन्हीं लेवल्स के आसपास घूमता रहा। मेरा भी पोर्टफोलियो ये, मतलब पर्टिकुलर ये शेयर्स ग्रीन में दिखाई पड़ते रहे। भाई मैंने भी लिया, कब लिया आपने देखा कि मैं अप्रैल के आसपास जो है मैंने इसमें ज्वाइन किया। यहाँ पे ये अप होके जन डाउन हुआ, तो यहाँ से मेरा अपना धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन फेज इज एक्यूमुलेशन फेज, तो ठीक है। अब ये बड़ा मौका दे रहा है, यानी कि ये अपने इस फेज को तोड़ के अब तो अगला लेवल क्या दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये 425 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 385 है, यानी कि 400 प्लस माइनस 10 to 15-20% आपको अप्रोक्सीमेटली दिखाई पड़ रहा है, तो ठीक है। तो ये फेज क्या, ये फेज ये है कि हाँ शेयर में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, पता नहीं वो कैसे क्या आए, लेकिन जो प्रोजेक्शन उनका जो कॉन कॉल होता है कंपनी का, क्या कुछ है, मार्केट साइज है, क्या कुछ आगे दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उन सबको पढ़ोगे तो एक आपको आउटलुक समझ में आ जाता है कि कंपनी में मुझे क्या करना है। मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मैं इतने तक के लिए रेडी हूं, तो अगर मुझे 1000 शेयर्स है, ऐसा नहीं कि मुझे जबरदस्ती इसको 1000 पहुंचाना है, कि अगर ये मौका देता रहा है, कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे पास फंड्स होने चाहिए। अब मेरे फंड्स खत्म हो गए, तो एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू कि भैया ठीक है, जहां मुझे मेरे प्रॉफिट्स बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुछ कंपनीज में, मेरे पास नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा है कि भाई ठीक है, आरबीजेड ज्वेल ने 20% बना दिया, 25% बनवा दिया, किसी ने बना दिया एक साल में मान लो 25% बन गए, किसी में 6 महीने 10 महीने में बन गए कुछ, ठीक है, वहाँ मान लो 12-18 हज़ार रुपये लगे, कहीं पे 20,000 रुपये लगे हैं, तो वो पैसा मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अब प्रॉफिट बुक कर दिया तो वो प्रॉफिट भी आ गया। आरबीजेड मैं कहता हूँ बहुत पैसा बना देता भाई, उसमें लगे ही 18,000 थे, 12,000 थे, 15,000 थे, और 4-5-6 हज़ार रुपये मान लो बना रहा था, तो वो पैसा प्रॉफिट में बुक करके दैट इज इन माई हैंड्स कि भाई टारिल इज गिविंग मी चांस, आरवीएनएल इज गिविंग चांस, अदर कंपनीज आर गिविंग मी चांस, तो मैं अपने उसमें 1000 के स्टेक्स तक के लिए क्वालिफाइड फील करता हूं, क्योंकि मैंने कंपनी को उतना पढ़ा। हो सकता है वो पैसा एक लंबे समय तक ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉड से बचे रहोगे, पैसा तो कंपनी और मार्केट अपने आप बाद में बना के देगा। आपका जो पैसा वो सही जगह पे लगना चाहिए, ठीक है।
तो अब जब ये मौका दे रही है, बोले कि यार तुम्हारा एवरेज प्राइस 490 या कुछ बैठ रहा है, या 480 करीब मान लो बैठ रहा है मेरा, एक जनरल में बात कर रहा हूं, और शेयर ट्रेड कर रहा है 419 के आसपास, और अब ये कहीं हो सकता है 400 के लेवल को एक रेस्पेक्ट दे, या 390 या 385 तक भी पहुंच सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन एंड ऑल, या किस तरह के रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो वापस रॉकेट बन जाए कहीं कुछ। तो वहां पे अगर मैं अपने स्टेक्स को 1 शेयर हो, 2 शेयर हो, 4 शेयर हो, तो वो फंड्स आई रिक्वायर्ड दोज फंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मेरे को जो मंथली लगाना वो मैंने लग गया, अब मुझे जरूरत है तो मुझे पोर्टफोलियो में ही मैनेज करना है वो। तो दैट्स वाई आई बुक्ड प्रॉफिट्स फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज। इसलिए नहीं कि वो कंपनी खराब हो गई या क्या कुछ है, उसको मैंने निकाला क्यों। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा रखता हूं। आप कहते हो कि नहीं सर 20 में रखो, 30 में रखो, 4, आप अपने आप को जबरदस्ती कह सकते हैं परफेक्ट क्यों मान के चलते हो कि नहीं आपने जो डिसीजन लिया वो सही ही जाएगा। आप ये मान के चलो ना कि हाँ भाई आपसे गलती होगी, होगी, लेकिन ये वो कैलकुलेटिव गलती होगी, तो सीखने का मौका भी मिलेगा और आगे सर्वाइव करने का भी मौका मिलेगा और मार्केट में बने रहने का भी मौका मिलेगा। तो आज अगर टारिल मौका दे रहा है और मेरे फंड्स खत्म हो गए, और अगर मैंने कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुक कर लिया जिसमें मान लो 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार रुपए लगे हों, 10-12 हज़ार रुपए बन रहे हों, तो वो फंड्स मेरे पास आ गए, दे आर रेडी इन माई अकाउंट कि भैया अगर टारेल ने मौका दिया तो आई एम एबल टू एवरेज, बिकॉज उस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है रिजल्ट्स थोड़ी गड़बड़ा, क्या रिजल्ट्स एक बार गड़बड़ाएंगे तो कंपनी खराब होगी? नहीं, उसके रीजंस भी होंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो इसलिए वहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। आप कहोगे नहीं सर आरबीजेड भी बहुत पैसा बनाते हैं, भाई उसमें 12,000, 15,000, 4,000, तो ये इस तरह से मैं पार्क करके रखता हूं डिफरेंट कंपनीज में वैल्यूएशन वाइज। ऐसा भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज में जैसे शांति गोल्ड के रिजल्ट्स बढ़िया है, मेरे पास एक शेयर नहीं समथिंग कुछ पड़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन शांति गोल्ड ट्रैक कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो वो है। अगर कल को मान के चलो उसमें 8,000 रुपए लगे और मेरे को 8,000 की जरूरत पड़ रही है टारेल को एवरेज करने के लिए कि वो 390 पे या 400 पे है, तो आई बुक प्रॉफिट, ठीक है भाई, वहां वो पैसा मैंने वहां पे लगा दिया और पॉजिटिवली आप बुक कर रहे हो। तो इस तरह से होता है, ठीक है। फिर मान के चलो कहीं कोई कंपनी मौका जब देती है और मेरे पास फंड्स पड़े हैं सरप्लस, मतलब कि जो मेरे मंथली आते हैं वो फंड्स पड़े हैं, और मेरे वॉच लिस्ट में कोई कंपनीज है उनमें मैंने जीटीडीज लगा रखे हैं, कोई ट्रिगर हो गया आ गया, तो वो मैंने पढ़ रखी होती ना, तो मुझे पता है। और जिस लेवल पे मैंने जीटीडी लगा रखा है, यार ये काफी वैल्यू इन्वेस्टिंग पे लगा रखा है, बोला ठीक, और फिर भी आप गलत जाओगे तो तुरंत देखते हैं भैया गिरा क्यों, हाँ यार कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं, अच्छा ठीक है मेरी पहली पड़ी हुई थी, ठीक है, तो मैं उसमें लगा लिया 4,000, 5,000, 6,000, जितना मतलब जिस हिसाब से गिरावट है या कुछ है, तो वो पार्क हो गया मेरा पैसा, ठीक है। अब वो पार्क हो गया या रॉकेट बन गई कंपनी, मान लो उसके बाद वो ऊपर ही उठ गई, तो ठीक है यार कुछ पैसा बना के। अभी जैसे आप डायनेमिक केबल में भी जैसे मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया, ऐसा नहीं था कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहता था, ठीक है, एक शार्प दिखाई पड़ा, दूसरे ने मौका दिया, घुमा दिया, ऐसा एवरी नाउ एंड देन नहीं करना, लेकिन हाँ जब दिखाई पड़ रहा है कि ठीक है कि ये कंपनी मौका दे रही है और चांसेस आर देयर कि मैं इसे जब 400-500 से नीचे 460 या 80 पे 480 के आसपास इसे एवरेज करके एक्यूमुलेशन इतने शेयर्स का लेके आया हूं, तो अगर मैं इसमें कंपनी में 1,000 शेयर्स तक के लिए भी रेडी फील करता हूं, तो वो 1,000 शेयर ऐसे ही होते हैं धीरे धीरे करके। और देख सकते हो डायनेमिक केबल में दोबारा से 52 शेयर्स के करीब तक फिर पहुंच गए एक प्रॉफिट्स को बुक करके। तो ऐसा आप जब अप्रोच रहेगा तो मार्केट में टिके रहोगे और बने रहोगे और लंबे समय तक पैसा बना पाओगे। अब जैसे यही कंपनी काफ़ी समय तक बड़ा स्ट्रगल किया, उस समय फंडामेंटल्स डिफरेंट रहे होंगे, ठीक है, और वहीं पे अभी टॉप से तो करेक्शन ठीक आई है। अब यहाँ देख सकते हो 1,176% की रिटर्न है। पड़े रहने में अच्छी कंपनी में कोई बुराई थोड़ी ना होती है, पड़े रहने दो भाई, पैसा बनेगा, ये बना के नहीं देगी तो दूसरी बना के देगी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, और आप अपनी कैपिटल को मूव कर रहे हो धीरे 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 करके। ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूं, ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये होता है आप टू पार्क योर मनी। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आपने पार्क किया पैसा, 15,000, 18,000 किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगा दिया, वो उससे भी नीचे चली गई। अब जब वो उससे नीचे चली गई तो वो पड़ा रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने तो पढ़ी हुई थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो नीचे है ड्यू टू एनी रीजंस, भाई उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, तो अगला पैसा आएगा, बोले यार ठीक है उसमें हम एवरेज करते रहेंगे। तो इस तरह से होता है, और फिर आपके पिलर्स खड़े हो जाते हैं पोर्टफोलियो के कि हाँ जो पोर्टफोलियो को संभालने का काम करते हैं। आज जैसे वीबीएल की बात करूं तो उतने नंबर ऑफ स्टेक्स हैं, अब उसमें 2,000 के स्टेक्स तक को मतलब मैं पहुंचाने के लिए रेडी फील करता हूं। क्या मैं पहले दिन 2,000 क्वांटिटी ले सकता था?
नहीं ले सकता था। और अगर मैंने ली होती तो जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन सही हो जाता, या ट्रैप भी हो सकते थे, कितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो अगर मैं उसमें मान के चलो मैंने 2000 स्टेक्स ले लिए होते, और ले लिए होते और वैसा बन गया होता, अरे वाह, मेरे से बड़ा कोई स्मार्ट नहीं, मेरे से बड़ा कोई दिग्गज नहीं, अच्छी कंपनी, सब कुछ है। आप टाइम नहीं कर सकते हो शेयर के प्राइस को, एक प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है। अभी 26,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है अपना इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है भाई, एक साल ट्रंप का हो गया, 2 भी हो जाएंगे, 3 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा आएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, चीज़ें अलग तरह से भी बैठेंगी, चीज़ें वर्स्ट भी हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। अभी इंडिया की ही बात कर लो कि भाई 50% टैरिफ है, हैम्पर हुआ है, कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, इंडियन की अपनी जो कह सकते हैं एक्सपोर्ट है। लेकिन जो दूसरी तरफ से और जो सिचुएशंस हो सकती थी वहाँ पे जाके, ये मैं पूरा अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कि कैसे कैसे उन्होंने टैरिफ को वो किया। अब इनसे जब डील होगी, इनसे जब डील हो पाएगी तब ठीक है। तो 50 तो लग ही चुका है, तो बोलो कि जब कर पाएंगे तब कर पाएंगे, लेकिन इस 50 का इंपैक्ट जो बैठना था उसको मिनिमाइज तो किया ही जा सकता, तो वो गवर्नमेंट ने करने की कोशिश करी। और देख सकते हो भारत में कुल माल निर्यात साल दर साल 6.7 की बढ़ोतरी हुई। हाँ, अगर इसमें अमेरिका का साथ बना होता ना, 50% टैरिफ होता तो और बेटर हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 36.38 अरब डॉलर का पहुंच गया है। हालांकि भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका का निर्यात 11.93% से घट गया है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अमेरिका के साथ कुल माल का निर्यात का लगभग 18 से 20% हिस्सा जो है रखता है, जो कि अभी कम है। अब डिफेंस डील हुई या कुछ भी हुई, तो देखो यार, बात तो बनती ही है, आज नहीं बनेगी, कल बनेगी, कल नहीं बनेगी, परसों बनेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें उसके फियर से हमने दूसरे मार्केट को तलाशना कोशिश करी, हमने दूसरी जगह बेचना माल करने की कोशिश की, उसमें हमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। तो ऐसे करके, और दैट इज अ पॉजिटिव सिनेरियो फॉर द, मतलब कह सकते हैं, मार्केट। तो इस तरह से हमें चलते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। यहाँ पे आईटी बबल की बात करी गई कि भैया ठीक है, एआई वगैरह में ये पैसा जो है सर्कुलेट हो रहा है, आपस में ही वो हो रहा है इनके, अब आईटी सेक्टर के। अब भाई आपके भी शेयर्स गिरेंगे कल को, मान के चलो, ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप एवरेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। आपका आईटी में जो, जैसे मेरा भी आईटी में ठीक ठाक पैसा है, तो अब अगर वो गिरती हैं तो कोई बात नहीं ना, डिपेंडेंसी आपकी केवल आईटी पे नहीं है ना भाई, वीबीएल भी है, देन आपका गोल्ड में भी है, आपका देन कह सकते हो केबल्स में, ट्रांसफार्मर में, देन दूसरी जगहों पे भी पैसा है। तो ठीक है, इम्पैक्ट बड़ा बैठ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फ्रॉड वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। कंपनी अगर सही ले रखी है, बाद में धीरे धीरे एवरेज करते रहो, कैलकुलेट करते रहो, समझते रहो, देखते रहो, और चीज़ें बनने लगती हैं। तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है, ज़्यादा तो अब नहीं इसे बड़ा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो है कि आने वाले समय में और बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश में मतलब रहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये पी रेशियो के हिसाब से देखें तो ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग दिखाई पड़ती है, आपको समझ में आता है, रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे तो यही जो पी है उसके हिसाब से अपना फिर वो करेगा। आगे बात करोगे, यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन कर रही है। उन सब चीज़ों को मैं नहीं अब आप लोगों को वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल आप देखोगे, समझोगे, तो भाई आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस तरह की सिनेरियो के साथ काम करती हुई बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है आपको, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत है 9 से जो है 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन निकाल के ला पा रही है। देन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह की सेल्स ग्रोथ है और किस तरह की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। हम हालांकि जो अगर ये इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ को जो 5 साल और 3 साल में दिखाया है कि भाई 250%, 147%, ठीक है, तो यहाँ 146% और 141% ही CAGR के हिसाब से आगे बढ़ी है कंपनी, जबकि वेरेज प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी, और वहीं पे देख सकते हो कि किस तरह सेल्स ग्रोथ है। तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व्स की बात करो तो 1122 है। बोरिंग्स जो है कि भाई डेफिनेटली इस काम में जो है बड़ा वो लगता है। हाँ, कुछ चीज़ें डिपेंडेंसी होती है उनकी, भाई किस मटेरियल पे इनकी डिपेंडेंसी, वो महंगा होगा तो चीज़ें महंगी होंगी, क्या कुछ है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से कैपेक्स कर रहे हैं, क्या कुछ है, तो आपको उस हिसाब से। अब मैं 1000 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे 1000 जबरदस्ती लेनी ही लेने। बात ये है कि अपने पोर्टफोलियो के उसके हिसाब से आप सोचते हो कि लंबे समय के, और हो सकता है मान के चलो आपके 3 साल 4 साल तक ये पैसा नहीं बनाया तो क्या डिपेंडेंसी भी इस पे नहीं है। लेकिन इस तरह की वैल्यू इन्वेस्टिंग पे अब जब आप डिफरेंट करके चीज़ों को डालोगे
तो फिर बात बनती है। अब ऐसे ही समझ लो कि एक ही पेरेंट्स होते हैं, एक ही परिवार होता है, एक ही तरह की परवरिश होती है, एक ही तरह का खाना होता है, एक ही तरह का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अगर उनके 2 या 3 बच्चे हैं तो हर एक का अपना 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 एक अलग होता है। हाँ, एक दूसरे का असर जरूर पड़ता है कि भाई एक आईएएस बना तो दूसरे को जो है उससे फर्क पड़ता है, भाई उस फील्ड में जाने में उसे रास्ता दिखाई पड़ता है, लेकिन हर एक का अपना एक अलग हिसाब किताब बनता है, इस बात को मान के चलो। तो आप भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कर रहे हो, बहुत वही स्टडी उस पर लगा रहे हो, वही स्टडी उस पर लगा रहे हो, वही अपना दिमाग उस पर लगा रहे हो, लेकिन कंक्लूसिवली अगर आपने बढ़िया काम कर रहे हो तो निकल के जो है चीज़ वो बढ़िया आएगी और आपको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ आप देख रहे हो कि अब अगर सितंबर में कि एफआईज की स्टेक्स 11.21 है, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे इन्होंने कम की, ठीक है। तो उनके छोटे मोटे ट्रिम बढ़ाना घटाना ये चलता रहता है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से सोचना है, आप इतने बड़े नहीं हो ना कि एफआईज के हिसाब से कि आप काम कर लोगे। तो यहाँ देख सकते हो कि भाई 0 की थी, देन धीरे धीरे 3, 4, 8, 9, 11, 11, 11.3, 10.94, फिर 11.21 है। और यहाँ पे देख सकते हो डीआई भी 0 थे उस लेवल। भाई उतनी छोटी कंपनी में नहीं लगा पाते ना। अब फिर बाद में धीरे 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 जिस तरह का सिनेरियो दिखाती रही कंपनी, आगे बढ़ते रहे। आप अपने हिसाब से सोच के चलो, तो आपको टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ किया है। रिक्वेस्ट आपसे लाइक ज़रूर करिएगा सो दैट कि चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष बढ़िया करके लेके आ सकूं। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।